हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 11 हिंदी आरोह का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है फतीक और इसके राइटर हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। तो अब हम फतीक पाठ को स्टार्ट करते हैं। इसका भावार्थ है वो देखते हैं। प्रति क्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बेट बीच में बिछड़ूं यही चाहता मन है। यानी कवि कह रहा है कि प्रति क्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, यानी ये पंक्तियां हैं, इसमें कवि कह रहे हैं कि आकाश में बादलों के समूह को देखकर ऐसा लगता है जैसे आकाश में बादल पंक्तिबद्ध होकर हर क्षण एक नया रंग बिरंगा और निराला वेश धारण कर रवि के सम्मुख, रवि यानी सूर्य के सम्मुख थिरक रही है, यानी नाच रही है। नभ में यानी आकाश में, वारिद माला यानी गिरती हुई वर्षा की लड़ियां, यानी पंक्तिबद्ध होकर हर क्षण एक नया रंग बिरंगा और निराला वेश धारण कर सूर्य के सामने थिरक रहे हो या नृत्य कर रहे हो। ये सब कुछ आकाश में बादलों के समूह को देखकर ऐसा लग रहा है। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। नीचे नील समुद्र यानी नीला समुद्र, मनोहर यानी मनोहारी, ऊपर नील गगन है, यानी ऊपर नील गगन यानी नीला आकाश है। यानी कवि कह रहे हैं कि नीचे सुंदर व मनोहारी नीला समंदर है तो ऊपर नीला आकाश है। घन पर बेट बीच में बिचरूं यही चाहता मन है। यानी कवि कह रहा है कि ऐसा लगता है, ऐसा सुंदर व मनमोहक दृश्य को देखकर कवि का मन ये चाहता है कि वो बादल के ऊपर बैठकर नीले आकाश और नीले समंदर के बीच में घूमे। यानी कवि का मन बादलों की सवारी का आनंद है वो उठाना चाहता है। रत्नाकर गर्जन करता है, मलिया नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। यानी इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि रत्नाकर गर्जन करता है, रत्नाकर यानी सागर है वो गर्जना करता है, मल या नील बहता है। यानी कवि कह रहा है कि सागर जोरदार गर्जना कर रहा है और मलय पर्वत से आने वाली शीतल सुगंधित हवा है वो बह रही है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। यानी यह सब देखकर हे प्रिय, मेरा दिल हमेशा साहस व उत्साह से भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के, इस विशाल यानी बहुत बड़ा फैला हुआ, विस्तृत महिमा में रत्नाकर यानी सागर। यानी कवि कह रहा है कि अब मैं इस विशाल और फैले हुए महामयी समुद्र के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। यानी घर के कोने कोने को समुद्र की इन्हीं लहरों पर बैठकर जी भरकर देखना चाहता हूँ। यानी वो समुद्र की लहरों का सवारी पर विशाल समुद्र के कोने कोने को देखना चाहते हैं। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की अस्वारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। यानी इन पंक्तियों में कवि समुद्र के किनारे खड़े होकर सूर्य उदय को जब देख रहे हैं तो कवि कहते हैं कि समुद्र की सतह पर उगते हुए सूरज की अधूरी छाया यानी बिंब दिखाई दे रही है। यानी सूर्य का आधा जो हिस्सा है वो समुद्र के तल पर है और आधा जो हिस्सा है वो सागर की ओट में छुपा हुआ है, अर्थात सूरज अभी आधा ही दिखाई दे रहा है। कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा यानी गुंबद बुर्ज। यानी उगते हुए सूरज के इस रूप को देखकर कवि को ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम होता है जैसे कि सूर्य का ये बिंब लक्ष्मी जी के स्वर्ण मंदिर का एक सुंदर कंगूरा यानी मंदिर का शिखर गुंबद हो। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की अस्वारी, यानी समुद्र तल पर पड़ने वाली सूरज की सुनहरी किरणों की आभा कवि को सोने की सड़क की भांति दिखाई दे रही है। रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति
प्यारी, जिसे देखकर कवि को ऐसा प्रतीत होता है जैसे लक्ष्मी जी की सवारी अपनी पुण्य पावन भूमि में लाने के लिए समुद्र ने इस सोने की सड़क का निर्माण किया हो। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुरागी भरी कल्याणी। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। निर्भय यानी निडरता, यानी कवि इन पंक्तियों में कह रही हैं कि समुद्र बहुत ही निडरता के साथ दृढ़ होकर बड़ी ही गंभीरता के साथ गर्जना कर रहा है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है, यानी कवि कह रहे हैं कि समुद्र में एक लहर के बाद दूसरी लहर का आना बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, यानी कवि आगे अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रिया, तुम इस प्राकृतिक सौंदर्य को अपने हृदय में महसूस करो और फिर बताओ कि इससे बढ़कर सुख और आनंद इस संसार में कहीं और मिलेगा। अनुभव करो हृदय से हे अनुरागी भरी कल्याणी, यानी हे प्रिय, तुम अपने प्रेम भरे हृदय से इस सुख का अनुभव करो। जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटता देता है, स्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, यानी इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, जग यानी संसार को, यानी कवि कह रहे हैं कि आधी रात में जब घना अंधकार पूरे संसार को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है और अंतरिक्ष की छत यानी पूरा आकाश सुंदर सुंदर जगमगाते तारों से जगमगा उठता है, सस्मित वंदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तब इस सुंदर प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए मुस्कुराते हुए मुख से इस जगत का स्वामी अर्थात सूर्य धीमी धीमी गति से आता है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है और तट पर खड़ा होकर वह आकाश गंगा के सौंदर्य को निहार कर उसकी सुंदरता के मीठे मीठे गीत है वो गाता है, मधुर गीत गाता है, यानी मीठे मीठे गीत है वो गाता है। अर्थात धीरे धीरे रात्रि बीतने लगती है और सूर्योदय का समय है वो नजदीक आने लगता है। उससे ही विमुक्त हो नभ में चंद्र विहस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सहज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुखी सानंद महक उठते हैं। उससे ही विमुक्त हो नभ यानी आकाश में चंद्र विहस देता है, विहस यानी हंस देता है, यानी कवि कह रहे हैं कि सूर्य जिस आकाश गंगा के सौंदर्य को निहार कर उसकी सुंदरता के मीठे मीठे गीत है वो गाता है, उसी आकाश गंगा के अद्भुत सौंदर्य से मोहित होकर चंद्रमा भी आकाश में हंस देता है, अर्थात आकाश में चंद्रमा भी अपनी चांदनी बिखेरने लगता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, वृक्ष यानी वृक्ष विविध यानी विभिन्न प्रकार के पत्तों पुष्पों यानी पत्ते और फूलों से तन को सज लेता है, यानी वृक्ष भी तरह तरह के फूलों पत्तों से अपने आप को सजा लेते हैं। पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं और इस मनमोहक दृश्य को देखकर पक्षियों से भी अपनी खुशी संभाले नहीं संभलती है, इसलिए वो भी चहक उठते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं, यानी फूल भी महक महक कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। महकते हुए उन फूलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो सुख की सांस ले रहे हों और पूरे वातावरण को खुशबू से भर रही हों। वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं, पड़ो लहर तट तरण तरु गिरी, नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, वन यानी जंगल, सानु यानी समतल भूमि, कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, यानी कवि कह रहे हैं कि यानी कवि पथिक
समुद्र किनारे खड़े होकर समुद्र के व उसके आसपास के अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि वन उपवन गिरी सानो कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। यानी प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को देखकर मेघ बादल भी अपना धैर्य खोकर वनों, उपवनों, पहाड़ों, समतल भूमि, कुंजों, बेल व झाड़ियों वाली जगह, कुंज यानी बेल व झाड़ियों वाली जगह पर बरस है वो पड़ते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। यानी कवि कह रहे हैं और बरस बरस कर अपने मनोभावों को व्यक्त कर रहे हैं। प्रकृति के इस मनोहारी रूप को देखकर फतिक भी भाव विभोर हो जाता है और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पडो लहर तट तरण तरु गिरी नभ किरण जलद पर प्यारी। यानी कवि है वो अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रिय, समुद्र की लहरों, सागर के तटों, तिनकों, पेड़ों, पहाड़ों, तारों से शोभित आकाश में सूर्य की किरणों और बरसते मेघों आदि पर लिखी हुई ये मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी। यानी लिखी हुई इस मधुर कहानी को तुम भी पढ़ो और इसे अनुभव करो। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है ये प्रेम कहानी, जी में है अक्सर बन इसके बनूं विश्व की बानी। स्थिर पवित्र आनंद प्रभावित सदा शांति सुकर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है ये प्रेम कहानी। यानी कवि कह रहे हैं कि प्रकृति की ये प्रेम कहानी बहुत ही मधुर है, मनोहारी और उज्जवल है। जी में है अक्सर बन इसके बनूं विश्व की बानी। यानी इसलिए मेरा मन करता है कि मैं इस प्रेम कहानी का एक अक्षर बन जाऊं और अक्षर बनकर पूरे विश्व की वाणी बन जाऊं। अर्थात कवि प्रकृति की इस सुंदर प्रेम कहानी को अपने शब्दों में व्यक्त करना चाहते हैं ताकि पूरा संसार प्रकृति की इस प्रेम कहानी को सुन सके और आनंदित हो सके। स्थिर पवित्र आनंद प्रभावित सदा शांति सुकर है। यानी आगे कवि कह रहे हैं कि इस प्रकृति में सदा स्थिर पवित्र आनंद प्रभावित, यानी इस प्रकृति में सदा स्थिर पवित्र आनंद देने वाली सुखकारी शांति छाई रहती है। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। और प्रकृति के चारों ओर प्रेम का ही राज्य दिखाई देता है और प्रेम का ये राज्य बहुत ही सुंदर है। यानी इस पाठ में सागर के किनारे खड़ा फतिक उसके सौंदर्य का मुग्ध है और प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को ये मधुर मनोहर उज्जवल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। प्रकृति के प्रति फतिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। स्वच्छंदतावादी इस रचना में प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग मिलता है। तो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू गाइज।